The Adventure of the Blue Carbuncle. The Adventure of the Blue Carbuncle मशहूर मुसन्निफ सर आर्थर कोनन डॉयल की लिखी हुई एक जासूसी कहानी है। कहानी का आगाज क्रिसमस के दूसरे दिन की सुबह से होता है। डॉक्टर वॉटसन अपने करीबी दोस्त शर्लॉक होम्स से 221 बी बेकर स्ट्रीट पर मिलने जाते हैं ताकि इन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद दे सकें। जब डॉक्टर वॉटसन कमरे में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि शर्लॉक होम्स अपना ड्रेसिंग गाउन पहने हुए सोफे पर आराम से बैठा है। इसके पास बहुत से अखबार पड़े हैं जिन्हें वो पहले ही पढ़ चुका है। वॉटसन की नज़र एक पुरानी, मैली, टूटी हुई सियाह टोपी, ब्लैक हैट पर पड़ती है जो एक कुर्सी पर लटकी हुई है। इस टोपी के साथ एक मैग्नीफाइंग लेंस, बड़ा करके दिखाने वाला शीशा और फोर्सेप्स चिमटी भी रखी हुई हैं। इन चीज़ों से मालूम होता है कि होम्स इस टोपी का बहुत गौर से मुआयना कर रहा था। वॉटसन हैरान होकर पूछता है कि क्या ये टोपी किसी मुजरिम की है या फिर इसका ताल्लुक किसी बड़े जुर्म से है। होम्स मुस्कुरा कर जवाब देता है कि अभी तक इस टोपी का किसी जुर्म से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। वो कहता है कि लंदन जैसे बड़े शहर में रोज़ाना बहुत से अजीब और दिलचस्प वाक़यात पेश आते हैं। हर अजीब वाक़या किसी जुर्म से मुताल्लिक़ नहीं होता। बाज़ औक़ात सिर्फ़ इस वजह से भी हैरानकुन वाक़यात हो जाते हैं कि लाखों लोग एक ही शहर में रहते हैं। फिर होम्स बताता है कि ये पुरानी टोपी एक ऐसे शख्स की है जिसकी शिनाख्त अभी मालूम नहीं। ये टोपी इसके पास पीटरसन लेकर आया था, जो एक ईमानदार कमिश्नर, इमारत या होटल का दरबान निगरान था। होम्स वॉटसन से कहता है कि इस टोपी को एक बेकार पुरानी चीज़ ना समझे बल्कि एक दिलचस्प पहेली समझे। इसके बाद होम्स पूरी कहानी सुनाता है कि ये टोपी इसके पास कैसे पहुंची। क्रिसमस की सुबह तकरीबन 4 बजे पीटरसन अपनी तकरीब से वापस घर जा रहा था। वो टॉटनम कोर्ट रोड से गुजर रहा था। इसने देखा कि एक लंबा आदमी अपने कंधे पर एक सफ़ेद गूज़ उठाए जा रहा है। अचानक चंद गुंडों ने इस आदमी पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान इस आदमी की टोपी ज़मीन पर गिर गई। इस आदमी ने अपने दिफा में अपनी लाठी घुमाई, लेकिन गलती से एक दुकान की खिड़की टूट गई। उसी वक्त पीटरसन मदद के लिए आगे बढ़ा। चूंकि वो वर्दी में था इसलिए इस अजनबी ने समझा कि शायद वो पुलिस वाला है। डर की वजह से वो शख्स अपनी टोपी और गूज़ दोनों वहीं छोड़कर अंधेरी गलियों में भाग गया। गुंडे भी मौका देखकर भाग गए। अब वहाँ सिर्फ पीटरसन रह गया, जिसके पास वो टोपी और गूज़ मौजूद थे। वॉटसन कहता है कि यकीनन पीटरसन ने ये चीज़ें उनके मालिक को वापस कर दी होंगी। होम्स जवाब देता है कि ऐसा करना आसान नहीं था। गूज़ की टांग पर एक कार्ड बंधा हुआ था जिस पर लिखा था फॉर मिसेस हेनरी बेकर, जबकि टोपी के अंदर सिर्फ HB के इब्तिदाई हुरूफ लिखे हुए थे। लंदन में हेनरी बेकर नाम के बेशुमार लोग थे, इसलिए असल मालिक को तलाश करना तकरीबन नामुमकिन था। उसी लिए पीटरसन ये दोनों चीज़ें होम्स के पास ले आया क्योंकि वो जानता था कि होम्स को ऐसे अजीब मुअम्मा हल करना पसंद है। होम्स ने टोपी अपने पास रख ली ताकि इसका अच्छी तरह मुआयना कर सके। दूसरी तरफ गूज़ ज़्यादा देर तक महफूज नहीं रह सकता था क्योंकि ख़राब होने का ख़तरा था, इसलिए पीटरसन उसे अपने घर ले गया ताकि इसका ख़ानदान इसे पकाकर खा सके। वॉटसन हैरत से पूछता है कि एक पुरानी, फटी हुई टोपी से आखिर कोई क्या मालूम कर सकता है। होम्स टोपी वॉटसन को देता है और कहता है कि इसे गौर से देखो। वॉटसन टोपी को हर तरफ से देखता है लेकिन इसे कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती। तब होम्स कहता है,
तुम सब कुछ देखते तो हो, लेकिन जो चीजें देखते हो उनसे सही नतीजा निकालना नहीं जानते। इसके बाद होम्स अपनी हैरत अंगेज डिडक्शंस, नतीजा अख्ज़ करने की सलाहियत, बयान करना शुरू करता है। वो कहता है कि टोपी का मालिक यकीनन बहुत ज़हीन आदमी है क्योंकि टोपी गैर मामूली तौर पर बड़ी है। बड़ी टोपी से अंदाज़ा होता है कि उसका सर बड़ा है, और बड़े सर से वो नतीजा निकालता है कि उसका दिमाग भी बड़ा होगा, यानी वो ज़हीन शख्स है। टोपी बहुत अच्छी क्वालिटी की और महंगी है, लेकिन अब बहुत पुरानी और ख़राब हो चुकी है। इससे होम्स नतीजा निकालता है कि तकरीबन 3 साल पहले ये शख्स माली तौर पर खुशहाल था, लेकिन अब गरीब हो चुका है और नई टोपी खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखता। होम्स देखता है कि टोपी में पहले एक इलास्टिक हेड स्क्रू लगा हुआ था ताकि हवा में टोपी न उड़े। ये जाहिर करता है कि मालिक पहले बहुत समझदार और दूरअंदेश था। लेकिन जब ये इलास्टिक टूट गया तो उसने उसे दोबारा नहीं लगवाया। इससे होम्स नतीजा निकालता है कि अब उस शख्स की एहतियात और जिम्मेदारी पहले जैसी नहीं रही। होम्स का ख्याल है कि शायद इसकी वजह शराब नोशी या कोई दूसरी बुरी आदत हो सकती है। वो मज़ीद देखता है कि टोपी पर मौजूद दागों को मालिक ने स्याही से छुपाने की कोशिश की है। इससे मालूम होता है कि अगरचे वो शख्स अब गरीब हो गया है, लेकिन इसके अंदर अभी भी अज़्क-नफ्स और खौददारी बाकी है। इसके बाद होम्स मज़ीद हैरानकुन नताइज बताता है। टोपी के अंदर फंसे हुए बालों से मालूम होता है कि वो शख्स दरमियानी उम्र का है, इसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, और उसने चंद दिन पहले ही अपने बाल कटवाए हैं। होम्स को टोपी से लाइम क्रीम की खुशबू भी आती है, जिससे वो नतीजा निकालता है कि वो शख्स अपने बालों में यही क्रीम इस्तेमाल करता है। टोपी के अंदर मौजूद नरम भूरी धूल से होम्स समझ जाता है कि टोपी ज़्यादातर घर के अंदर रहती है, क्योंकि अगर वो शख्स ज़्यादा बाहर जाता तो इसमें सड़क की सरमई गर्द होती। इससे वो नतीजा निकालता है कि वो शख्स ज़्यादा बाहर नहीं निकलता। टोपी के अंदर मौजूद पसीने के निशानात बताते हैं कि वो शख्स मोटा है या जिस्मानी तौर पर ज़्यादा फिट नहीं। होम्स ये भी देखता है कि कई हफ्तों से टोपी साफ नहीं की गई। वो कहता है कि अगर किसी आदमी की बीवी इसका ख्याल रखती हो तो वो इसकी टोपी साफ किए बगैर उसे घर से बाहर ना जाने दे। इसलिए होम्स नतीजा निकालता है कि उस शख्स की बीवी अब उससे पहले जैसी मोहब्बत या तवज्जो नहीं करती। आखिर में होम्स टोपी के अंदर मौजूद मोमबत्ती टेलो कैंडल के मोम के धब्बों की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि अगर उस शख्स के घर में गैस लाइटिंग होती तो ऐसे धब्बे ना होते। इसलिए वो नतीजा निकालता है कि इसके घर में अब भी मोमबत्तियां इस्तेमाल होती हैं, गैस की रोशनी नहीं। वॉटसन होम्स की बातें सुनकर बहुत हैरान होता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि इतनी तहकीक करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं क्योंकि अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। उसी दौरान अचानक पीटरसन बहुत घबराया हुआ और खुशी से भरा हुआ कमरे में दाखिल होता है। वो जोर से कहता है, मिस्टर होम्स, गूज ने अंडा दिया है। यकीनन इसका मतलब असली अंडा नहीं होता, बल्कि वो कहना चाहता है कि गूज के अंदर से एक हैरानकुन चीज मिली है। पीटरसन बताता है कि जब उसकी बीवी गूज साफ कर रही थी तो उसे इसके क्रॉप खुराक रखने वाली थैली के अंदर एक निहायत खूबसूरत चमकता हुआ नीला कीमती पत्थर मिला। वो अपनी हथेली खोलकर वो पत्थर होम्स और वॉटसन को दिखाता है। होम्स एक नज़र देखते ही उसे पहचान लेता है और कहता है, ये तो मशहूर ब्लू कार्बंकल है। ये इंग्लैंड के सबसे कीमती और मशहूर जवाहरात में से एक था।
वाटसन भी इसका नाम फौरन पहचान लेता है क्योंकि गुज़श्ता चंद दिनों से तमाम अखबारात में उसे कीमती पत्थर के चोरी होने की खबरें शाये हो रही थीं। होम्स बताता है कि इस पत्थर को वापस लाने वाले के लिए 1000 पाउंड इनाम रखा गया है, लेकिन हकीकत में उसकी कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। इसके बाद होम्स अखबार निकालता है और पूरी खबर वाटसन को पढ़कर सुनाता है। खबर के मुताबिक ब्लू कार्बंकल की असल मालिक काउंटेस ऑफ मोका थी। 5 दिन पहले वो होटल कॉस्मोपॉलिटन में ठहरी हुई थीं। उनके कमरे में एक लूज ग्रेट चमनी की ढीली जाली की मरम्मत के लिए एक प्लम्बर, जिसका नाम जॉन हॉनर था, बुलाया गया। जेम्स राइडर, जो इस होटल का हेड अटेंडेंट था, जॉन हॉनर को कमरे में छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो देखा कि जेवर रखने वाला डब्बा, जूल केस खिला हुआ है और ब्लू कार्बंकल गायब है। उसी वक्त जॉन हॉनर भी वहां मौजूद नहीं था। काउंटेस की मुलाजिमा कैथरीन क्यूजक ने भी जेम्स राइडर की बात की तस्दीक की। उसी वजह से पुलिस ने जॉन हॉनर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ब्लू कार्बंकल कहीं भी नहीं मिला। जॉन हॉनर बार बार कहता रहा कि वो बेकसूर है, लेकिन चूंकि इसका पहले भी मुजरिमाना रिकॉर्ड था, इसलिए अदालत ने इसके खिलाफ मुकदमा चलाने का हुक्म दे दिया। ये खबर सुनने के बाद होम्स समझ जाता है कि अब ये सिर्फ एक गुमशुदा गूज का मामला नहीं रहा बल्कि एक बहुत बड़ा मुजरिमाना राज बन चुका है। अब इसे मालूम करना था कि हेनरी बेकर का इस चोरी से कोई ताल्लुक है या नहीं। उसी मकसद के लिए होम्स फैसला करता है कि वो लंदन के मुख्तलिफ अखबारात में इश्तिहार देगा। इश्तिहार में लिखा जाता है कि हेनरी बेकर अपनी गुमशुदा हैट और गूज लेने के लिए 221 बी बेकर स्ट्रीट आ जाए। चूंकि असल गूज तो पीटरसन के घर में पकाया जा चुका था, इसलिए होम्स पीटरसन से कहता है कि वो बाजार से वैसा ही एक दूसरा गूज खरीद लाए ताकि हेनरी बेकर को दे सके। इंतजार के दौरान होम्स वाटसन से एक अहम बात करता है। वो कहता है कि दुनिया के बहुत से कीमती जवाहरात खूबसूरत ज़रूर होते हैं, लेकिन उनकी वजह से बेशुमार जराइम भी होते हैं। वो कहता है कि ब्लू कार्बंकल ने भी पहले ही कत्ल, चोरी, धोखाधड़ी और कई दूसरे जराइम को जन्म दिया है। इसके बाद होम्स इस कीमती पत्थर को एहतियात से अपने स्ट्रॉन्ग बॉक्स में बंद कर देता है ताकि वो महफूज रहे। फिर वो काउंटेस ऑफ मोका को खत लिखता है कि उनका कीमती जेवर मिल गया है। उसी शाम अखबार का इश्तिहार पढ़कर हेनरी बेकर स्ट्रीट पहुंच जाता है। वाटसन इसे गौर से देखता है। वो एक लंबा, तालीम याफ्ता, संजीदा और बावकार नजर आने वाला शख्स था। इसकी दाढ़ी में सफेदी थी और इसके कपड़े पुराने थे। इसे देखकर वाटसन हैरान रह जाता है क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा होम्स ने सिर्फ एक पुरानी टोपी देखकर अंदाजा लगाया था। हेनरी बेकर बताता है कि इसने अपनी गुमशुदा चीज़ों का इश्तिहार इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसे यकीन था कि जिन गुंडों ने इस पर हमला किया था वही इसकी हैट और गूज ले गए होंगे, इसलिए उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो चीज़ें वापस मिलेंगी। होम्स इसे सुकून से बताता है कि उसका गूज खराब होने वाला था, इसलिए मजबूरा इसे पकाकर खाना पड़ा। ये सुनकर हेनरी बेकर पहले तो हैरान होता है, लेकिन जब होम्स कहता है कि इसकी जगह एक बिल्कुल नया गूज मौजूद है, तो वो फौरन खुश हो जाता है। फिर होम्स उसे आजमाइश के तौर पर कहता है, अगर आप चाहें तो आपके असल गूज की बाकी चीजें, जैसे उसके पर टांगनी और क्रॉप भी हमने संभाल कर रखी हैं। ये सुनकर हेनरी बेकर जोर से हंस पड़ता है।
وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کا اب اس کے کسی کام میں کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لمحے ہومز کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہنری بیکر کو بلو کاربنکل کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اسی گوز کے اندر قیمتی پتھر تھا تو وہ ہر حال میں اس کے باقی حصے واپس مانگتا۔ اس طرح ہومز ہنری بیکر کو مشتبہ افراد کی فہرست سے نکال دیتا ہے۔ جب ہنری بیکر واپس جانے لگتا ہے تو ہومز عام انداز میں اس سے پوچھتا ہے، آپ کو یہ گوز کہاں سے ملا تھا؟ ہنری بیکر جواب دیتا ہے کہ وہ الفائن کے گوز کلب کا رکن ہے۔ یہ برٹش میوزیم کے قریب واقع ایک سرائے ان تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ سال بھر اس کلب کے ارکان ہر ہفتے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرواتے تھے۔ پھر کرسمس پر ہر رکن کو ایک گوز تحفے میں دیا جاتا تھا۔ اس سال ان سب کو یہ گوز مسٹر ونڈگیٹ نے دیا تھا، جو الفائن کا مالک تھا۔ یہ سن کر ہومز کو ایک نیا اور اہم سراغ مل جاتا ہے۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلا سراغ تلاش کرنے کے لیے الفائن جائے گا۔ ہنری بیکر کے جانے کے فوراً بعد شرلاک ہومز اور ڈاکٹر واٹسن اگلا سراغ تلاش کرنے کے لیے الفائن پہنچتے ہیں۔ وہاں ہومز مسٹر ونڈگیٹ سے نہایت دوستانہ انداز میں بات کرتا ہے۔ وہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سال کے گیس بہت اچھے تھے۔ پھر وہ عام انداز میں پوچھتا ہے، یہ گیس آپ نے کہاں سے خریدے تھے؟ مسٹر ونڈگیٹ جواب دیتا ہے کہ اس نے یہ گیس کوونٹ گارڈن مارکیٹ کے ایک مشہور پولٹری ڈیلر یعنی بریکنرج سے خریدے تھے۔ یہ نیا سراغ ملتے ہی ہومز اور واٹسن فوراً کوونٹ گارڈن مارکیٹ روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر وہ بریکنرج کی دکان تلاش کر لیتے ہیں۔ ہومز بڑے ادب سے اس سے پوچھتا ہے، آپ نے یہ گیس کہاں سے خریدے تھے؟ لیکن یہ سوال سنتے ہی بریکنرج غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، آج کل ہر شخص مجھ سے انہی گیس کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ میں اس موضوع سے تنگ آ چکا ہوں۔ ہومز سمجھ جاتا ہے کہ اگر وہ سیدھا سوال کرتا رہا تو اسے جواب نہیں ملے گا۔ اس لیے وہ ایک چال چلتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر کہتا ہے، میرا خیال ہے یہ گوز دیہات میں پالا گیا تھا۔ یہ سن کر بریکنرج فوراً کہتا ہے، بالکل غلط، یہ گوز شہر میں پالا گیا تھا۔ دونوں کے درمیان بحث شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہومز کہتا ہے، اگر تم صحیح ہو تو میں شرط ہار جاؤں گا۔ بریکنرج اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اپنی اکاؤنٹ بکس نکال لیتا ہے۔ وہ اپنے رجسٹر میں تمام خرید و فروخت کا ریکارڈ دکھاتا ہے۔ اسی رجسٹر سے ہومز کو ایک بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ 24 گیس مسز اوکشاٹ سے خریدے گئے تھے، جو 117 برکسٹن روڈ پر رہتی تھیں۔ اس کے بعد بریکنرج نے یہی گیس مسٹر ونڈگیٹ کو فروخت کیے تھے، جو الفائن کے مالک تھے۔ ہومز کو اب معلوم ہو جاتا ہے کہ گوز کا سفر کس طرح ہوا۔ مسز اوکشاٹ بریکنرج مسٹر ونڈگیٹ الفائن ہنری بیکر۔ جب ہومز اور واٹسن وہاں سے نکلتے ہیں تو واٹسن مسکرا کر پوچھتا ہے، آپ نے واقعی شرط جیتنے کے لیے یہ سب کیا تھا؟ ہومز ہنس کر جواب دیتا ہے، نہیں، مجھے شرط سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں صرف بریکنرج سے معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اور میری چال کامیاب ہو گئی۔ اب وہ دونوں مسز اوکشاٹ کے گھر جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ لیکن ابھی وہ مارکیٹ سے باہر بھی نہیں نکلے ہوتے کہ اچانک انہیں پیچھے سے اونچی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ ایک گھبرایا ہوا چھوٹا قد کا آدمی بریکنرج سے بحث کر رہا ہے۔ وہ بار بار ایک خاص گوز کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن بریکنرج سخت غصے میں اسے ڈانٹ دیتا ہے اور کہتا ہے، دوبارہ میرے پاس مت آنا۔
वो आदमी खौफजदा होकर वहां से भाग जाता है। होम्स फौरन समझ जाता है कि ये शख्स यकीनन उसी राज से मुताल्लिक है। वो तेजी से इस आदमी के पीछे जाता है और निहायत नरमी से उसे आवाज देता है। होम्स कहता है, अगर आप इस गूज के बारे में मालूमात चाहते हैं तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। वो आदमी पहले तो बहुत घबरा जाता है। फिर होम्स पूछता है, आपका नाम क्या है? वो जवाब देता है, जॉन रॉबिन्सन। लेकिन होम्स फौरन समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो मुस्कुरा कर कहता है, बराह करम अपना असल नाम बताइए। आखिरकार वो शख्स सच बोल देता है। वो कहता है, मेरा नाम जेम्स राइडर है। फिर वो बताता है कि वो होटल कॉस्मोपॉलिटन का हेड अटेंडेंट है। ये नाम सुनते ही होम्स समझ जाता है कि यही वो शख्स है जिसका जिक्र अखबार में था। होम्स निहायत सुकून से कहता है, आइए मेरे साथ 221 बी बेकर स्ट्रीट चलते हैं। वहाँ आराम से बात करेंगे। जेम्स राइडर डरते डरते उनके साथ चल पड़ता है। पूरे रास्ते वो बहुत बेचैन और परेशान रहता है। जब वो बेकर स्ट्रीट पहुंचते हैं तो होम्स उसे कमरे में बैठाता है। फिर होम्स अचानक पूछता है, क्या आप एक खास सफेद गूज तलाश कर रहे हैं जिसकी दम पर सियाह धारियां थीं? ये सुनते ही जेम्स राइडर हैरान रह जाता है। वो बेचैनी से पूछता है, जी हाँ, वो गूज कहाँ है? होम्स मुस्कुरा कर जवाब देता है, वो गूज यहाँ आया था और उसने एक खूबसूरत नीला एग दिया। यकीनन होम्स का मतलब असली अंडा नहीं होता बल्कि ब्लू कार्बंकल होता है। फिर होम्स अपना स्ट्रॉन्ग बॉक्स खोलता है और इसमें से ब्लू कार्बंकल निकालकर जेम्स राइडर के सामने रख देता है। कीमती पत्थर को देखते ही जेम्स राइडर का रंग जर्द पड़ जाता है। वो खौफ से कांपने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो बेहोश हो जाएगा। तब होम्स सुकून से कहता है, अब खेल खत्म हो चुका है। मुझे तकरीबन पूरी हकीकत मालूम हो चुकी है। यह सुनकर जेम्स राइडर मजीद घबरा जाता है और समझ जाता है कि अब इससे सच छुपाया नहीं जा सकता। होम्स सुकून से जेम्स राइडर को पूरी हकीकत बताना शुरू करता है। वो कहता है कि इसे तकरीबन सब कुछ मालूम हो चुका है। होम्स बताता है कि जेम्स राइडर और कैथरीन क्यूजक ने मिलकर काउंटेस ऑफ मोका का कीमती जेवर ब्लू कार्बंकल चुराने का मंसूबा बनाया था। इन्हें मालूम था कि जॉन हॉनर का पहले से मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद है। उसी लिए इन्होंने जानबूझकर जॉन हॉनर को काउंटेस के कमरे में मरम्मत के काम के लिए बुलाया। जब जॉन हॉनर वहां से चला गया तो जेम्स राइडर ने मौका मिलते ही ब्लू कार्बंकल चुरा लिया। फिर इसने इल्जाम जॉन हॉनर पर लगा दिया। कैथरीन क्यूजक ने भी झूठी गवाही देकर जेम्स राइडर की बात की हिमायत की। उसी वजह से बेगुनाह जॉन हॉनर गिरफ्तार हो गया। चोरी के बाद जेम्स राइडर बहुत डर गया। इसे खौफ था कि पुलिस किसी भी वक्त इसकी तलाशी ले सकती है। इसलिए वो फौरन अपनी बहन मैगी ओकशॉट के घर गया। मैगी ओकशॉट अपने घर में गीस पालती थी। जब जेम्स राइडर वहां खड़ा था तो अचानक इसके जहन में एक मंसूबा आया। इसकी बहन ने पहले ही वादा किया था कि क्रिसमस पर वो उसे एक गूज तोहफे में देगी। जेम्स राइडर ने एक बड़े सफेद गूज को पकड़ा जिसकी दम पर सियाह धारियां थीं। इसने बड़ी मुश्किल से ब्लू कार्बंकल इस गूज के क्रॉप में डाल दिया। इसका मंसूबा ये था कि वो ये गूज अपने मुजरिम दोस्त मॉडस्ली के पास ले जाएगा।
वहाँ मॉडस्ली इस कीमती पत्थर को फरोख्त करने में उसकी मदद करता, लेकिन किस्मत ने इसका साथ ना दिया। जैसे ही उसने पत्थर गूज के अंदर डाला, वो गूज इसके हाथ से निकलकर दूसरे गीस में जा मिला। इतने में मैगी ओकशॉट आई और उसने कहा, फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरा गूज पहले ही अलग रख दिया है। जेम्स राइडर ने कहा कि उसे वही गूज चाहिए जिसे वो अभी पकड़ रहा था। लेकिन गलती से मैगी ओकशॉट ने उसे दूसरा गूज दे दिया। जेम्स राइडर इस गलत गूज को लेकर मॉडस्ली के पास पहुंच गया। इन्होंने गूज को ज़बा किया और इसके अंदर ब्लू कार्बंकल तलाश किया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तब जेम्स राइडर को एहसास हुआ कि वो गलत गूज ले आया है। वो खौफजदा होकर फौरन अपनी बहन के घर वापस गया, लेकिन इस वक्त तक बाकी तमाम गीस फरोख्त हो चुके थे। वो दौड़ता हुआ ब्रेकनरिज के पास गया ताकि मालूम करे वो खास गूज कहाँ गया, लेकिन ब्रेकनरिज ने इसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद कई दिन तक जेम्स राइडर हर जगह इस गूज को तलाश करता रहा। आखिरकार शर्लॉक होम्स ने उसे ढूंढ लिया। ये सब सुनाते सुनाते जेम्स राइडर रोने लगता है। वो हाथ जोड़कर होम्स से माफी मांगता है। वो कहता है, बराह करम मुझे पुलिस के हवाले ना करें। वो वादा करता है कि आइंदा कभी जुर्म नहीं करेगा। वो कहता है कि अगर वो जेल गया तो इसके वालिदैन का दिल टूट जाएगा। वो ये भी कहता है कि अगर होम्स इसे मुआफ कर दे तो वो हमेशा के लिए इंग्लैंड छोड़ देगा। होम्स कुछ देर खामोशी से सोचता है। फिर वो दरवाज़ा खोलता है और कहता है, चले जाओ, और दोबारा कभी ऐसा जुर्म मत करना। ये सुनते ही जेम्स राइडर फौरन वहाँ से भाग जाता है। वॉटसन हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि आपने इसे गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया। होम्स जवाब देता है, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। वो मजीद कहता है, जेम्स राइडर इस कदर डर चुका है कि शायद वो पूरी जिंदगी दोबारा कोई जुर्म नहीं करेगा। अगर उसे जेल भेज दिया गया तो मुमकिन है वो एक खतरनाक और पक्का मुजरिम बन जाए। फिर होम्स कहता है, चूंकि जेम्स राइडर अदालत में गवाही नहीं देगा, इसलिए जॉन हॉनर के खिलाफ मुकदमा भी खत्म हो जाएगा, और वो बेगुनाह होने की वजह से आज़ाद हो जाएगा। होम्स के मुताबिक क्रिसमस माफ़ी, रहम और इंसानियत का मौका होता है। वो समझता है कि इस मौका पर रहम करना सज़ा देने से बेहतर है। इसके नज़दीक असल कामयाबी ये थी कि इसने सच्चाई मालूम कर ली और मुअम्मा हल कर दिया। कहानी के आखिर में होम्स वॉटसन से कहता है कि घंटी बजाओ क्योंकि एक नया दिलचस्प मामला उनका इंतज़ार कर रहा है, जिसका ताल्लुक भी एक परिंदे से है। इस तरह कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से मालूम होता है कि शर्लॉक होम्स न सिर्फ बहुत ज़हीन और बेहतरीन जासूस है बल्कि वो रहमदिल, समझदार और इंसाफ पसंद इंसान भी है। अहम एमसीक्यू पॉइंट्स आसान उर्दू। नरेटर डॉक्टर वॉटसन। डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स। कहानी के आगाज में होम्स से मिलने वाले डॉक्टर वॉटसन। ईमानदार कमिश्नर पीटरसन। गुम होने वाली चीजें, एक सियाह हैट और एक सफेद क्रिसमस गूज। हैट का मालिक हेनरी बेकर। गूज के कार्ड पर लिखा था, फॉर मिसेस हेनरी बेकर। कीमती जेवर, ब्लू कार्बंकल। ब्लू कार्बंकल की असल मालिक काउंटेस ऑफ मोका। चोरी का मकाम होटल कॉस्मोपॉलिटन। बेगुनाह प्लम्बर जॉन हॉनर। असल चोर जेम्स राइडर। जेम्स राइडर की मददगार कैथरीन क्यूजक। जेम्स राइडर की बहन मैगी ओकशॉट। गीस पालने वाली मिसेस ओकशॉट। पोल्ट्री डीलर ब्रेकनरिज। एल्फा इन का मालिक मिस्टर विंडरगेट।
जेम्स राइडर का मुजरिम दोस्त, मॉडस्ली। आखिर में होम्स ब्लू का बंकल वापस इसकी असल मालिक को दिलवा देता है। जॉन हॉनर की बेगुनाही बिलवासिता साबित हो जाती है और जेम्स राइडर को मुआफ करके छोड़ देता है।